तो जनवरी 2026 के लिए 5% प्रोजेक्ट किया है। फिस्कल पोजीशन ऑफ ऑल 28 स्टेट्स, तो स्टेट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80 to 87% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली ये आइटम्स हटाने ही चाहिए ना, कोई खरीदता ही नहीं, अब डिमांड ही नहीं है, रिमूव कर दिए। स्टार्टअप से एग्जिट करना बड़ा मुश्किल है। एग्जिट प्रोसेस, बैड डेट्स है बैंक के, वो कितने हो गए हैं अभी। इंडिया का सर्विस और मर्केंडाइज एक्सपोर्ट का अमाउंट कितना बन रहा है, जो किया है हमने $825.3 बिलियन का किया है। Hello and welcome to UGC Net Adda 24/7 and welcome to the Economics Current Affairs session. So आज हम लोग करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के राइट फ्रॉम 1st of January to 31st of January 2026। तो पूरे महीने में जो जो इकोनॉमिकली रेलिवेंट अपडेट्स हैं वो सब आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करूँगी। हम लोग टॉपिक वाइज मूव करेंगे, बट उससे पहले कुछ मेजर की फैक्टर्स को लेकर के जो हमारे फिगर्स हैं वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। सबसे पहले ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक द्वारा दी जाती है, 3.3% फॉर 2026 एंड 3.2% फॉर 2027। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में जो ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट है वो 2026 प्रेजेंट ईयर के लिए 3.3 है और 2027 के लिए 3.2% है। ठीक है। देन इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट एज पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 6.8 से लेकर के 7.2% के बीच में रहेगा, और ये रियल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है, मतलब इन्फ्लेशन के लिए एडजस्टेड। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए है ये फिगर। नाउ इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट बाकी इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस भी करते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, बट वो फिगर्स भी इसी फिगर के आसपास होवर कर रहे हैं। ऑल्सो करंट अनसर्टेनिटीज और ग्लोबल इश्यूज को देखते हुए इस फिगर को थोड़ा सा अभी डाउन भी किया गया है, बट वो आपके ऐसे चेंजेस हैं जो पूरे साल में हमें लगभग देखने को मिलते रहते हैं। तो स्टार्टिंग में ये फिगर है 6.8 to 7.2%। नाउ वी हैव टू सी की एक्चुअल ग्रोथ 2026-27 की क्या निकल करके आती है। ठीक है। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स के बारे में बात करेंगे। आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया है इन्फ्लेशन टू बी अराउंड 4% के अराउंड प्रोजेक्ट किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, और वो आपके आरबीआई के इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेंज के अंदर ही आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने बताया है 5% जनवरी 2026 के लिए। क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के, आपको ऐसे ईयरली फिगर्स इकोनॉमिक सर्वे में भी नहीं होते, तो जनवरी 2026 के लिए 5% प्रोजेक्ट किया है, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में भी बात की है 55.9%। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पहले के मुकाबले थोड़ा नीचे है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले के मुकाबले थोड़ा सा ऊपर चल रहा है इस टाइम पे। ठीक है। कौन किसके मुकाबले? दिसंबर 2025 पिछले मंथ के साथ कंपैरिजन किया ये मैंने। देन फिस्कल डेफिसिट 4.4% प्रोजेक्ट किया 2025-26 ईयर के लिए, मतलब जो जस्ट हमारा पीछे गया है। ठीक है। रेपो रेट 5.25% चल रहा है इस टाइम पे, आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे करंट रेट है ये। एंड बैंक रेट 5.50%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% चल रहा है। ठीक है। आरबीआई के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो इस टाइम पे स्टैंड करते हैं $697.121 बिलियन। अपने करोड़ों में बात करें तो 64.91 लाख करोड़ के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, दूसरी करेंसी के रिजर्व्स हैं हमारे पास। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कुछ 11 मंथ्स का इंपोर्ट कवर ऑलरेडी अवेलेबल है। हम इंपोर्ट्स का खर्चा 11 महीनों तक इन्हीं रिजर्व से उठा सकते हैं, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है। तो ये आपके कुछ मेजर बड़े आंकड़े थे रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी एंड वर्ल्ड। ऑलराइट, अब हम शुरू करते हैं मेजर अपडेट्स जनवरी मंथ के। सबसे पहले पब्लिकेशन ऑन स्टेट फाइनेंसेस 2023-24। ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG ऑफ इंडिया एक डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं। डॉक्यूमेंट का नाम है पब्लिकेशन ऑन स्टेट फाइनेंसेस। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट क्या करता है, प्रेजेंट करता है एक कॉन्सोलिडेटेड एंड ऑडिटेड ओवरव्यू ऑफ फिस्कल पोजीशन ऑफ ऑल 28 स्टेट्स। तो स्टेट्स जितने भी आपके 28 स्टेट्स हैं उन सब की फिस्कल पोजीशन को दर्शाता है, उसके साथ साथ एक डिकेडल कंपैरिजन भी देता है। तो ये आपका
सेकेंड एडिशन है, दूसरा आया है ये डॉक्यूमेंट, और डिकेडल कंपैरिजन ऐसे है कि 2014-15 के फिगर्स के मुकाबले वो कंपेयर करके 2023-24 के फिगर्स में क्या इम्प्रूवमेंट एंड बेटरमेंट या रिडक्शन हमें देखने के लिए मिला है, वो चीज़ें हाईलाइट करके यहाँ पर दे रहा है। तो अलग अलग फैक्टर्स उसी के रिगार्डिंग है, ठीक है। फिस्कल पोजीशन में सबसे पहले रेवेन्यू रिसीप्ट्स के बारे में बात की है। तो आपका स्टेट का, किसी भी स्टेट का जो अपना खुद का टैक्स रेवेन्यू है वो मेजर प्रोपोर्शन बना रहा है यहाँ स्टेट के रेवेन्यू रिसीट्स का। 47% शेयर यहाँ पे अपने टैक्स रेवेन्यू का ही है। उसके बाद यूनियन टैक्सेस का जो शेयर है वो 28%, मतलब सरकार से जो आता है वो रेवेन्यू रिसीट्स का कितना पोर्शन बन रहा है, 28% बन रहा है। ग्रांट्स इन एड, जो ग्रांट्स वगैरह आते हैं वो 17% बन रहे हैं। और स्टेट्स का जो नॉन टैक्स रेवेन्यू, बिकॉज रेवेन्यू रिसीट्स टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों से ही बनती है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू का कितना प्रोपोर्शन है यहाँ पे, 8%। तो अब आपको यहाँ से क्या पता चलता है, मेजर प्रोपोर्शन किसका है, टैक्स रेवेन्यू का, बहुत ही कम प्रोपोर्शन नॉन टैक्स रेवेन्यू का। ऑलराइट, मूविंग फर्दर, कैपिटल रिसीट्स के बारे में बात की है। पब्लिक डेट रिसीट्स जो है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डेट एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट। तो देखो हर किसी स्टेट की डेट रिसीट्स मिलेंगे। डेट रिसीट्स यानी कि जो पैसे हम इकट्ठा करते हैं पब्लिक से उधार लेकर के, तो टोटल डेट रिसीट्स का जितना टोटल डेट है, डेट का मतलब उधार होता है, टोटल डेट का जो पब्लिक डेट है जो हमने पब्लिक से लिया है वो कितना परसेंटेज बन रहा है यहाँ पे, 94 to 99%। तो आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए, सरकार का, स्टेट सरकार का जितना टोटल उधार है उसमें से जनरल पब्लिक से लिया हुआ उधार ही 94 to 99% बन रहा है। बाकी कहाँ से आता है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से आ जाएगा, इंटरनेशनल लेवल सेंट्रल पे पॉसिबल होता है, स्टेट पे उतना नहीं, बट गवर्नमेंट से आएगा और कोई एक दो सोर्सेज होंगे, लेकिन मेजर सोर्स पब्लिक से आ रहा है। सरकार अपना डेट वहां से सारा फंड कर रही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू वाला जो खर्च है, स्टेट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80 to 87% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ऐसा बोला जाता है कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो ज़्यादा कैपिटल नेचर का होना चाहिए, मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा ज़्यादा स्पेंड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, स्कीम्स में, वो सब कैपिटल नेचर का खर्चा है। यहाँ 80 to 87% खर्चा सरकार का रेवेन्यू नेचर का है, जिसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है। कमिटेड एक्सपेंड, कमिटेड मतलब जो खर्च हमें रेवेन्यू बेसिस वाला करना ही है, जिसमें सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, ये सब कुछ आता है, वो कितना बना रहा है, कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व्ड मोर देन हाफ ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब आपका जितना एक्सपेंडिचर है उसका आधे से ज़्यादा इन्हीं सब चीज़ों में जा रहा है, रीचिंग 51.76%। मतलब ये 3-4 चीज़ें जो लिखी हैं ये अपने आप ही आधे से ज़्यादा 51% यही लेकर के बैठी हुई हैं, ठीक है। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना, 13 से 20%। अब ऑब्वियसली जो इसमें से बच गया 80 to 87 में, वो आपका कैपिटल में गया, तो 13 से 20% टोटल खर्चे का सिर्फ आपका डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट्स के बारे में बात करें तो 16 स्टेट्स रेवेन्यू सरप्लस पाई गई थी। और एक चीज आप ध्यान रखो, आप ये पब्लिकेशन ऑन स्टेट फाइनेंसेस डॉक्यूमेंट है 23-24 का, ये हर चीज की कंपैरिजन, मोस्टली चीज़ों की कंपैरिजन 14-15 से कर रहा है, डिकेडल है, 10 साल के गैप पे दिखा रहा है कैसे चीज़ें अब बैठी हैं। रेवेन्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट, 16 स्टेट्स जो है वो रेवेन्यू सरप्लस और 12 स्टेट्स रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर, और फिस्कल डेफिसिट 18 स्टेट्स का फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन ने जो लिमिट बताई है उससे ऊपर जा रहा है। 15th फाइनेंस कमीशन ने 3% ऑफ जीएसडीपी लिमिट बताई है फिस्कल डेफिसिट की, मतलब सरकार का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जिसको ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, उसका 3% फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, वो लिमिट है, उससे ऊपर जा रहा है 18 स्टेट्स के केस में, ठीक है। रिस्क्स टू स्टेट फाइनेंसेस एंड इम्प्लीकेशन, रिस्क्स क्या है यहाँ पे, सबसे पहले अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स। यूसीटीज क्या होते हैं, सरकार पैसे प्रोवाइड करती है, पैसे ट्रांसफर करती है लोगों के अकाउंट्स में, जो किसी जो प्रोडक्टिविटी बेस्ड नहीं, एक तरफा पेमेंट्स हैं, जैसे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो गए, बस यूं ही पैसे दे देना, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो डीबीटीज, ये इस तरीके के जो पैसे होते हैं उसको अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर बोलते हैं। आप पैसे दे रहे हो बिना किसी कंडीशन के, फ्री में एक तरीके से, तो वो चीज़ यहाँ पे एक रिस्क की तरह एक्ट कर रही है।
कंसर्न्स, फिस्कल सस्टेनेबिलिटी यहाँ से इस कंसर्न में आ जाती है आपकी। मीडियम टर्म ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी, फीमेल तो जनरली काम पे जाएंगी ही नहीं अगर ऑलरेडी हमें पैसे मिल ही जा रहे हैं तो, ठीक है, वो काम पे जाता है ज़रूरत के चलते, तो वो भी होगा ही नहीं, तो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन और ज़्यादा कम होने लग जाएगा यहाँ से, ठीक है। देन इकोनॉमिक सर्वे के भी कुछ हाईलाइट्स हैं इस रिस्पेक्ट में। इकोनॉमिक सर्वे ने बात की है, नंबर ऑफ स्टेट्स रनिंग सच स्कीम्स ग्रोज मोर देन 5 फोल्ड, 5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब ऐसी स्टेट्स जो ऐसी स्कीम्स को चला रही हैं वो 5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा यूसीटी चल रहा है जिसको कंट्रोल करने की जरूरत है। एंड सच ट्रांसफर्स रेज फ्रॉम 0.19 टू 1.25% ऑफ जीएसडीपी। एक स्टेट के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 0.9% पहले ये ट्रांसफर्स बन रहे थे, अब 1.25% बन रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं। डेट के लेवल्स भी हाई हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ओके, वे फॉरवर्ड क्या है? ट्रांसफर्स को कंडीशनल करना पड़ेगा सबसे पहले तो, मतलब पैसे मिलने चाहिए लेकिन वो रिव्यू बेस्ड होने चाहिए, टाइम बेस्ड होने चाहिए। आप कुछ ना कुछ किसी को कमिटमेंट दो, मतलब आप कोई ना कोई क्राइटेरिया रखो बेटरमेंट का। स्टेट इंप्रूव करे तो पैसे ट्रांसफर होने चाहिए, बिना बात के नहीं होने चाहिए, ठीक है। रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, उसके तरीके हैं टैक्स बेस को बढ़ाना, प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ा सकते हैं, नए टैक्सेस अडॉप्ट कर सकते हैं, बट नए टैक्सेस अडॉप्ट करने में अगेन फिर वही है कि आप लोगों को एक्सप्लॉइट कितने लेवल तक कर सकते हो टैक्सेस लेकर के। फिस्कल काउंसिल सेटअप कर सकते हैं, हर स्टेट का अपना एक इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल हो सकता है। फिस्कल काउंसिल मतलब जो गाइड करेगा, जिसमें एकेडमिक्स के मेंबर्स होंगे, फाइनेंशियल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होंगे, बाकी एक्सपर्ट्स होंगे जो गाइड करेंगे कि हमें किस तरीके से स्टेट फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहिए। तो हर स्टेट अपना एक फिस्कल काउंसिल अडॉप्ट कर सकती है, राइट। तो ये थी हमारी बात रिगार्डिंग पब्लिकेशन ऑन स्टेट फाइनेंसेस 2023-24। जनवरी में आया था तो करंट अफेयर का पार्ट बना है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, EPI। तो नीति आयोग ने 4th एडिशन रिलीज किया है जनवरी में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का, दैट इज EPI 2024। रिलीज 2024 का रिलीज किया है, ठीक है। $825.3 बिलियन was the total value of India's merchandise and service export। ये फैक्ट है कि इंडिया का सर्विस और मर्केंडाइज एक्सपोर्ट का अमाउंट कितना बन रहा है, जो किया है हमने $825.3 बिलियन का किया है, ठीक है। रजिस्टरिंग 6.1% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 2025 में, पिछले साल के मुकाबले में आपका 6.1% की ग्रोथ है एक्सपोर्ट्स में। गुड चीज़ है ये, एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स जो है। रेडीनेस अक्रॉस इंडिया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, फर्स्ट एडिशन इसका 2020 में आया था। मतलब एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स वही बताता है कि एक्सपोर्ट में हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के लिए हम कितने तैयार हैं। इसका पहला रिपोर्ट आपका 2020 में आया था। स्टेट्स, अलग अलग जो स्टेट्स हैं या यूटीज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है। पहली है एस्पायरर की कैटेगरी, ये अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलप स्टेट्स डेवलप होना शुरू कर रहे हैं एक्सपोर्ट सेक्टर में। फिर है चैलेंजर्स, जो अभी चैलेंज्ड हैं लेकिन जिनमें एक्सपोर्ट बढ़ाने का पोटेंशियल है, ठीक है। लीडर्स, जो हाई एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पे हैं इस वक्त, ठीक है। 3 कैटेगरीज हो गई, एस्पायरर्स, चैलेंजर्स, लीडर्स। कुछ फाइंडिंग्स हैं, लीडिंग परफॉर्मर्स जो हैं लार्ज स्टेट्स में वो हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। और लीडिंग परफॉर्मर्स स्मॉल स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव और गोवा। आपको मैं मेरे यूट्यूब टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, तो आप रीड कर सकते हैं। पिलर वाइज वेटेज और परफॉर्मेंस देखें, पिलर वाइज मतलब कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो उसमें पहला क्राइटेरिया है एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो मतलब जो बेटर कर रहे हैं उसमें किस किस का कितना कंट्रीब्यूशन है। 20% कंट्रीब्यूशन आपका एक्सपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जिसमें पावर और वाटर की सप्लाई आ जाती है, पोर्ट और लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क आ जाता है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी आ जाती है। फिर 40% कंट्रीब्यूशन बिजनेस इकोसिस्टम, मतलब बिजनेस करने का एनवायरनमेंट भी अच्छा हो रहा है एक्सपोर्ट्स के लिए। प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इनोवेशन हब्स वगैरह, ये सब हेल्प कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स में बेटर करने के लिए।
गुड बिजनेस इकोसिस्टम के कुछ एग्जाम्पल सेट किए कुछ स्टेट्स ने, जैसे गुजरात ने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी निकाली है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम उत्तर प्रदेश ने निकाली है। इंडियन एक्सपोर्ट्स की पावर की अगर बात करूं तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन में इसका 21.1% का शेयर है। जीडीपी कंट्रीब्यूशन में 21.1% का शेयर है, 2015 में 19.8 था, तो 21.1% एक सिग्निफिकेंट नंबर है। चैलेंजेस भी हैं, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को लेकर के ही हैं चैलेंजेस, मतलब वही चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जैसे तेलंगाना एग्जाम्पल है, जैसे तेलंगाना की जो ज्योग्राफी है वो ऐसी लैंडलॉक्ड है कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ पहुंचाना डिफिकल्ट है। वहीं प्राइस वॉलेटिलिटी, अब जैसे गुजरात के जो 50% एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को के ही हैं, ठीक है। तो उसके इसमें क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ता है जियो पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से। कहीं भी कुछ फॉरेन कंट्रीज में होता है तो उसका असर ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर सीधा दिखाई देता है, ठीक है। कंपटीशन है, जैसे कि आपके लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं लाइक वियतनाम, वो चैलेंज कर रहे हैं पंजाब के कुछ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को। एंड जियो पॉलिटिकल टेंशंस हैं, जैसे हरियाणा की जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है ऑन स्टेट्स लाइक यूएसए, यूएई, यूरोप, उसकी वजह से उनके एक्सपोर्ट्स अफेक्ट होते हैं। तो चैलेंजेस भी हैं जिन पे काम करना है। कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, जैसे पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन 2025, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और पीएम गति शक्ति, ये गवर्नमेंट के हैं इनिशिएटिव्स हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी। Why in news? Department of Economic Affairs created a 3-year PPP project Department of Economic Affairs ने 3 साल का PPP प्रोजेक्ट पाइपलाइन शुरू किया है। एजेंडा ये है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ आकर के बिजनेस करें तो ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और दोनों में जो फायदे होते हैं वो साथ मिलकर के मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। लिंक्ड विद 12.2 लाख करोड़ पब्लिक कैपिटल एक्सपेंड, मतलब यूनियन बजट 2026-27 में इसके लिए पैसे भी साइड रखे हैं गवर्नमेंट ने। इसकी कुछ पब्लिक हाइलाइट्स हैं, जैसे पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ तक का अब बढ़ा 2026 के बजट एस्टिमेट्स में कितना रखा है, 11.2 लाख करोड़। पीपीपी पाइपलाइन में 852 प्रोजेक्ट्स इन टोटल हैं जो होने हैं अब, और टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो 17+ लाख करोड़ जाएगी। हमने इतने रखे हैं और रखने पड़ेंगे। पीपीपी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच पार्टनरशिप, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सर्विस डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिफाइन कर दी जाती हैं इसके अंदर। इंडिया में क्या ट्रेंड्स हैं? अमंग टॉप 5 कंट्रीज ग्लोबली इन प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें इंडिया अभी टॉप 5 कंट्रीज के अंडर आ रहा है, ठीक है। इंडिया अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ साउथ एशियाज पीपीआई इन्वेस्टमेंट। पूरे साउथ एशिया का जो टोटल पीपीआई प्राइवेट सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है उसमें इंडिया का शेयर जो है वो 90% आ रहा है। मतलब प्राइवेट सेक्टर में इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को साथ लेकर के आएंगे तो बेटर होगा, ठीक है। 129 प्रोजेक्ट्स वर्थ 5.6 लाख करोड़ अप्रूव्ड। अभी प्रोजेक्ट्स जो अप्रूव हुए हैं 129 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पीपीपी मॉडल्स। अब आप ये देख लो, ये थोड़ा लॉजिक वैसा हमारा कॉन्सेप्चुअल है। पीपीपी मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले बीओटी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। इसमें क्या करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर पहले बिल्ड करता है, उसको चलाता है, फिर उसको ट्रांसफर कर देता है गवर्नमेंट को, ठीक है। ये एक टाइप की मॉडल हो गई। देन बूट, ओन ऑपरेट ट्रांसफर लेटर। पहले ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, बाद में ट्रांसफर के बारे में सोचा जाता है। एलओटी, लीज ऑपरेट ट्रांसफर, एग्जिस्टिंग एसेट लीज टू प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट के पास जो एग्जिस्टिंग एसेट्स होते हैं उसको वो प्राइवेट सेक्टर को लीज पे दे देती है। एक ये टाइप की पार्टनरशिप भी है। देन ईपीसी, गवर्नमेंट फंड्स प्राइवेट एग्जीक्यूट्स प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट पैसे डालती है, प्राइवेट सेक्टर उसको चलाने का काम करती है। देन हैम, हाइब्रिड एनुटी मॉडल, जिसमें 40% गवर्नमेंट का स्टेक और 60% प्राइवेट का स्टेक, ठीक है। पीपीपी मॉडल के कुछ फायदे हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी और इनोवेशन लेकर के आएंगे, कॉस्ट मैनेजमेंट बेटर होगा, ट्रांसपेरेंसी बेटर होगी, अकाउंटेबिलिटी बेटर होगी, प्राइवेट फाइनेंस का एक्सेस मिलेगा, फिस्कल बर्डन कम हो जाएगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, ठीक है। कुछ सेक्टर्स हैं जो पीपीपी मॉडल यूज कर रहे हैं, जैसे अर्बन डेवलपमेंट,
अमृत 2.0 के थ्रू। पोर्ट्स, वाधवन पोर्ट, रेलवेज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेटिव पॉलिसीज भी लेकर आए 2012 में। सिविल एविएशन भी कर रहे हैं, 11 एयरपोर्ट्स पाइपलाइन जो है वो इस पीपीपी पार्टनरशिप में ही है। हाईवेज और मेट्रो प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन, आईआईटी, आईआईएम ये सब भी कर रहे हैं। पीपीपी के कुछ चैलेंजेस भी हैं। कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेनिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट्स लंबे समय के होते हैं, प्राइवेट सेक्टर का जनरली उतना लंबा जेस्टेशन पीरियड होता नहीं है, ठीक है। अग्रेसिव ओवर बिडिंग, बिडिंग बहुत ज़्यादा होती है। रेगुलेटरी इंस्टेबिलिटी, मतलब रेगुलेट नहीं ढंग से हो पाते, उसमें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब क्या है कि गवर्नमेंट सेक्टर, तो गवर्नमेंट वाले में वैसे प्रॉब्लम्स हैं, ब्यूरोक्रेसी की वजह से प्राइवेट सेक्टर वैसे रेगुलेट नहीं हो पाएगा, दोनों तरफ से प्रॉब्लम होंगे। मतलब आपको ये भी नहीं पता, प्लस अब यहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके अप्लाई करने, गवर्नमेंट के तो वैसे ही डिलेड चलते हैं, प्राइवेट सेक्टर के ठीक चलते हैं, दोनों मिक्स हो जाएंगे तो वो एक तरीके का बस क्योटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। डिमांड फोरकास्टिंग एरर्स, रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट फेल होने का भी डर है, बट वो तो किसी भी केस में भी है ही। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं इस रिगार्डिंग में, ये लिखे हुए हैं सारे के सारे आपके। पीपीपी अप्रेजल कमेटी है, बिठाई है। विएबिलिटी गैप फंडिंग, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एनेबलमेंट इंडेक्स मॉडल, आरएफपी, इंफ्रास्ट्रक्चर इज गारंटी फंड। वे फॉरवर्ड ये है कि विजय केलकर कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, जैसे इंडिपेंडेंट रेगुलेटर सेट करना पड़ेगा इसके लिए, पीपीपी के लिए एक सेपरेटली जो इसी प्रोजेक्ट, इसी पाइपलाइन को देखे, ठीक है। रिस्क एलोकेट बेटर तरीके से करना पड़ेगा प्राइवेट और पब्लिक के बीच में, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा रिस्क को। पॉलिसी स्टेबल चाहिए, ट्रांजैक्शन, मतलब आपको कुछ तरीके के अपने जो पुराने चलते हुए रीति रिवाज हैं उनसे हट करके डिफरेंट फ्रेमवर्क चलाना पड़ेगा अगर ये सक्सेसफुल करना है तो। हमारा अगला मेजर करंट अफेयर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई को लेकर के। बेस ईयर, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का मेजर है, आप कैलकुलेट करते हो तो कोई ईयर बेस में लेके चलते हो, तो आपने 2024 का बेस ईयर लिया हुआ है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने सीपीआई को रिलीज किया है नए बेस ईयर से, तो बेस ईयर चेंज हुआ, 2024 बेस ईयर हुआ। तो अब ये की हाइलाइट्स हैं आपके जैन 2026 सीपीआई के, जिसका बेस 2024 है। सीपीआई इन्फ्लेशन 2.75%, रूरल इन्फ्लेशन 2.73%, अर्बन 2.77%, फूड इन्फ्लेशन 2.13% और हाउसिंग इन्फ्लेशन 2.05%। ये फिगर्स हैं। अबाउट सीपीआई, ऑब्वियसली वो प्राइजेस के चेंज रिफ्लेक्ट करती है। कंज्यूमर का कंजम्पशन बास्केट पे बेस्ड है। कौन कौन कंज्यूमर का कंजम्पशन बास्केट होता है, अलग अलग चीजें होती हैं उसमें, मतलब उस अलग अलग गुड्स आते हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स, एंड देन उन चीज़ों में प्राइजेस में कितनी बढ़ोतरी है वो देखते हैं हम। हर आइटम को वेट असाइन किया जाता है। कंजम्पशन बास्केट में हर गुड की बराबर वैल्यू नहीं है, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, जनरली फूड की ज़्यादा होती है। सीपीआई कंबाइंड हेडलाइन इन्फ्लेशन, सीपीआई कंबाइंड हेडलाइन इन्फ्लेशन है, मतलब जिसमें फूड और फ्यूल के प्राइजेस भी इंक्लूडेड होते हैं। और लास्पेयर्स मेथड यूज करते हैं, जो हम लोग अपने स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर्स के अंडर पढ़ते हैं, वो मेथड यहाँ यूज होता है। ऑलराइट, तो कुछ फैक्ट्स हैं, मेजर चेंजेस। अब आप पहले आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस था वो 2012 था, अब जो है वो 2014 है। तो अब क्या चेंजेस हैं उस हिसाब से वो देखो। सबसे पहले कवरेज, आइटम्स बढ़ाए हैं। पहले सीपीआई बास्केट में 299 आइटम थे, अब 358 हैं, ठीक है। ये टोटल है। गुड्स 259 थे, अब 308 हैं, और सर्विसेज पहले 40 थी, अब 50 है। अब दोनों को मिला करके पहले 299 थे, अब 358 हैं। मतलब ये इंक्रीज्ड फिगर्स हैं आपके, ये सर्विस, ये गुड्स के, सर्विसेज के, वो टोटल। नए ऐड किए हैं गुड्स जैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज, रूरल हाउसिंग, वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स, एक्सरसाइज इक्विपमेंट, डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस। कुछ आइटम्स हटाए भी हैं, जैसे वीसीआर, डीवीडी प्लेयर्स, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, सेकेंड हैंड क्लोथिंग, ऑडियो वीडियो कैसेट्स। ऑब्वियसली ये आइटम्स हटाने ही चाहिए ना, कोई खरीदता ही नहीं, अब डिमांड ही नहीं है, रिमूव कर दिए। और ये कुछ आइटम्स हैं नए अब आए हैं, इनको इंक्लूड कर दिया है नए सीपीआई में। बन सकता है आपके नेट में क्वेश्चन, सीपीआई में कौन से नए आइटम्स इंक्लूड हुए हैं, कौन से निकले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट ये आप लोगों के लिए। वेट्स भी चेंज करे हैं। फूड को जो इंपॉर्टेंस असाइन करी हुई थी पहले, वो 45.86% थी, अब 36.75% हो गई है। क्लासिफिकेशन, पहले 12 डिवीजन कर रखे थे, अब 6 ग्रुप से ही हैं सिर्फ।
नए डेटा सोर्स, मतलब हम लोग क्या होता है चीज़ों गुड्स के प्राइसेस निकालने के लिए भी तो कोई डेटा यूज करते हैं ना, तो अलग डेटा सोर्सेज निकाले हैं हमने। ई कॉमर्स प्राइसेस लेते हैं, ऑनलाइन डेटा एयर फेयर ओटीटी इन सब से लेते हैं, एडमिन डेटा लेते हैं, फ्यूल रेल फेयर्स एलपीजी एटसेट्रा, नए डेटा सोर्सेज इंक्लूड करें हमने। देन कंक्लूजन ये है सीपीआई 2024 जो है वो ज़्यादा रियलिस्टिक है, अपडेटेड है, ग्लोबली अलाइंड है। ये बात तो सही है, अब आपको थोड़े टाइम बाद बेस चेंज करना ही पड़ेगा ताकि आप अपडेटेड फिगर्स हाईलाइट कर सको, है ना, रिवाइज फिगर्स दिखा सको। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स रिविजन एवरी 3 to 5 years। अब वो प्लान कर रही है मिनिस्ट्री कि हर 3 से 5 साल में रिविजन करना ही चाहिए हमें, ठीक है, बेस भी चेंज करना ही चाहिए। All right, next important current affairs is related to स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 10 साल का, ठीक है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि नेशनल स्टार्टअप डे आया था जनवरी 16 2026 को, जिसने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के 10 साल कंप्लीट होने मार्क किए हैं। इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था जनवरी 16 2016 और जनवरी 16 2026 में उसे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को 10 साल हो गए, इसलिए वो करंट अफेयर बना है हमारा। नेशनल स्टार्टअप डे डिक्लेयर होता है आपका 2022 में, ठीक है। स्टार्टअप का डेफिनेशन क्या है? प्राइवेट लिमिटेड या एलपीपी या पार्टनरशिप या कोऑपरेटिव की तरह रजिस्टर होनी चाहिए, 10 साल तक की एज होगी तो स्टार्टअप मानी जाएगी, मतलब 1 से 10 साल तक की उम्र आपके बिजनेस की हुई है तो स्टार्टअप मानी जाएगी वो। टर्नओवर रेवेन्यू लेस देन इक्वल टू 200 करोड़ होना चाहिए, 200 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू करते तो स्टार्टअप नहीं हो, ठीक है। फोकस इनोवेशन पे, डेवलपमेंट पे, स्केलेबल मॉडल पे रहता है एक स्टार्टअप का। ये जाएगा नहीं। नॉट फाउंड बाय स्प्लिटिंग एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम्स हैं फॉर स्टार्टअप्स। पहली है फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, 10,000 करोड़ का कॉर्पस है ये, सिडबी ने दिया है ये, ठीक है, वाया सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया से आता है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम 945 करोड़ दे रही है, अर्ली स्टेज सपोर्ट, शुरुआती सपोर्ट है। क्रेडिट गारंटी स्कीम भी है, कोलैटरल फ्री लोन्स मिलते हैं इसके अंडर, ये सब गवर्नमेंट ने बना रखे हैं कुछ कुछ, ठीक है। ये तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से। ऑलराइट, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मतलब के स्टार्टअप के कनेक्शन में स्टार्टअप इंडिया हब इकोसिस्टम को कनेक्ट करेगा। मार्ग पोर्टल है एक, मेंटोरशिप सपोर्ट मिलता है यहाँ से स्टार्टअप्स को। इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल है, फंडिंग के लिए एक्सेस मिल जाता है यहाँ से। स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क है, स्टार्टअप्स को रैंक करने के लिए भी फ्रेमवर्क बना के रखा है। ये सब डिजिटली हो रहा है, मतलब ऑनलाइन सपोर्ट मिल रहा है डिजिटली, कहाँ से पैसों के लिए एक्सेस मिल रहा है, रैंकिंग वगैरह भी दे रहे हैं, कंपटीशन का माहौल क्रिएट करने के लिए, मेंटोरशिप गाइडेंस भी प्रोवाइड करने के लिए एक डिजिटल सेटअप बना के रखा है। क्या नाम है? मार्ग पोर्टल। स्टार्टअप्स को गाइडेंस के लिए भी पोर्टल बना करके रखा है। देन इकोसिस्टम सपोर्ट, मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या लॉन्च किया? अटल इनोवेशन मिशन, इनोवेशन कल्चर के लिए, ये स्टार्टअप के लिए है। निधि प्रोग्राम इंक्यूबेशन और प्रोटोटाइपिंग के लिए है। माइटी इनिशिएटिव्स टाइड 2.0 में टेक स्टार्टअप्स के लिए है। एआई और आईओटी टेक स्टार्टअप्स के लिए माइटी इनिशिएटिव्स। तो अलग अलग टाइप के इनिशिएटिव्स डिजिटल वर्सेस गवर्नमेंट लेवल पे चल रहे हैं फॉर स्टार्टअप्स। कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे सबसे पहले तो माइंडसेट इश्यूज, रिस्क अवर, लोगों को रिस्क नहीं चाहिए लाइफ में, तो वो स्टार्टअप के लिए ठीक नहीं है। फेलियर भी बर्दाश्त नहीं है, और लोग स्टेबल जॉब ज़्यादा चाहते हैं, तो ये आपके स्टार्टअप कल्चर के अगेंस्ट जा रही है चीज़ें। फाइनेंशियल लेवल पे ऑब्वियसली पैसे की कमी है, कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हैं, रेगुलेटरी इश्यूज भी हैं। स्टार्टअप से एग्जिट करना बड़ा मुश्किल है, एग्जिट प्रोसेस बहुत मुश्किल है। एंजल टैक्स का प्रॉब्लम है, कंप्लायंस का प्रॉब्लम है, पेमेंट्स डिले होती हैं, टैलेंट इश्यूज भी हैं, स्किल गैप है, लोग उस हिसाब से स्किल्ड नहीं है मार्केट के अंदर। टैलेंट को रिटेन करने में भी प्रॉब्लम है, बिकॉज स्टार्टअप्स का क्या होता है, लॉसेस में वो बहुत जल्दी टैलेंट को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वैसा मार्केट इश्यूज भी हैं, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स भी हैं, फ्रेगमेंटेड मार्केट भी है, वीक इंडस्ट्री एकेडमिया लिंक भी है, मतलब इंडस्ट्री में क्या स्किल चाहिए और पढ़ाई लिखाई क्या करवाई जा रही है, उसके बीच बहुत बड़ा गैप चल रहे हैं। तो ये सब चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। ऑलराइट, 6th इम्पॉर्टेंट हमारा करंट अफेयर है गिग वर्कर्स इन इंडिया, ठीक है।
वाई न्यूज़? क्योंकि मेजर डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स ने 10 मिनट डिलीवरी डेडलाइन जो है वो हटा दी है। मतलब बहुत सारे डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन्होंने 10 मिनट में डिलीवर करने का जो एक वो है स्टैंडर्ड वो हटा दिया है। गिग वर्कर्स के बारे में है और कोड ऑन सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंदर ये डिफाइन होता है। गिग वर्कर क्या है? वर्क्स आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एक फॉर्मल एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के बाहर जितनी भी जॉब्स चलती हैं गिग वर्कर्स आते हैं उसमें। प्लेटफॉर्म वर्कर्स वर्क्स वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म वाले कौन से हो जाते हैं? जो डिजिटली काम करते हैं और ऑल्सो आउटसाइड फॉर्मल एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अर्लियर पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज, पहले अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट था, मतलब कोई लीगल रिकॉग्निशन ही नहीं है। अब एटलीस्ट कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंडर रिकॉग्निशन है। गिग इकोनॉमी की ग्रोथ क्या है? 2% ऑफ टोटल वर्कफोर्स बन रहे हैं ये। 77 लाख वर्कर्स हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 77 लाख थे, अब 120 लाख वर्कर्स हैं गिग इकोनॉमी के अंदर। 55% से ज़्यादा की ग्रोथ दी है। स्मार्टफोन यूजर्स की वजह से चल रही है ये गिग इकोनॉमी ज़्यादातर, ठीक है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस भी बढ़े हैं इसमें और प्रोजेक्टेड कितना 2.35 करोड़, मतलब 2030 तक ये यूपीआई ट्रांजैक्शंस थ्रू दिस गिग इकोनॉमी 2.35 करोड़ हो जाएगा। तो मतलब आप ये समझ लो कि आपका ग्रोथ 55+% की है और आपकी टोटल वर्कफोर्स का 2% गिग वर्कर्स जो है वो बन रहे हैं। इसमें कुछ इश्यूज हैं गिग वर्कर्स के चलने में। एल्गोरिदम इश्यूज है, जैसे वर्कर्स में ट्रांसपेरेंसी कम होती है। इनकम इश्यूज भी हैं। 40% जो हैं गिग वर्कर्स में 40% गिग वर्कर्स 15,000 से कम कमा रहे हैं। इनकम इश्यूज हैं। इनकम स्टेबल भी नहीं है, फाइनेंशियली इंक्लूसिव भी नहीं है, मतलब इनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हर तरीके के नहीं मिलते। देन लेबर इश्यूज, कलेक्टिव बार्गेनिंग भी नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय फॉर्मल रिलेशनशिप भी नहीं है, लीगल प्रोटेक्शन भी कम है, स्किल इश्यूज भी हैं, लिमिटेड अपस्किलिंग होती है, एआई ऑटोमेशन से रिस्क भी है, क्योंकि इसमें क्या है गिग वर्कर्स की जॉब चली जाएगी अगर एआई ऑटोमेशन जिस स्पीड से बढ़ रहा है, गिग वर्कर्स पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का। क्लासिफिकेशन इश्यूज, ये तरीके के इश्यूज हैं जो गिग वर्कर्स को फेस करने पड़ रहे हैं। ग्लोबल लेवल पे कुछ डेवलपमेंट्स हैं गिग वर्कर्स के लिए, जैसे स्पेन ने 2021 में गिग वर्कर्स को एम्प्लॉयज का रिकॉग्निशन दे दिया है। ईयू डायरेक्टिव है, यूरोपियन यूनियन डायरेक्टिव 2014 में आया है मिस क्लासिफिकेशन को ठीक है, मतलब गिग वर्कर्स के रिस्पॉन्स, मतलब गिग वर्कर्स के फेवर में एक्शन लिया है। एंड देन आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2025 में फोकस किया ऑन फेयर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस, मतलब के फेवर में ही बात कर रही है वो भी। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, सबसे पहला कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ई श्रम पोर्टल, कुछ वेलफेयर स्कीम्स भी हैं, कुछ स्टेट इनिशिएटिव्स हैं जैसे राजस्थान गिग वर्कर्स एक्ट 2023, कर्नाटका बिल है 2024 वो भी गिग वर्कर्स के लिए। तो ये सब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो हमारी मेन 6 न्यूज कवर होते हैं। अब हम देखेंगे कुछ इन शॉर्ट न्यूज, छोटे छोटे वन लाइनर्स। जैसे सबसे पहले, according to the report on trend and progress of banking in India, NPA of Indian banks has reached a multi-decade low with the gross NPA ratio dropping to 2.1% late 2025. Late 2025 ईयर में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, बैड डेट्स हैं बैंक के, वो कितने हो गए हैं अभी टोटल लोन्स के? सिर्फ 2.1% पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। RBI iOS 2026 ये एक स्कीम, RBI iOS 2026 ये एक स्कीम है, ये कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स, ग्रीवियंसेस को रिजॉल्व करने के लिए बनाई गई है और ये इफेक्ट में आएगी जुलाई 1, 2026 से, ठीक है। NCPF फॉर 2026-31 हैज बीन साइन बिटवीन, मतलब एक पैक्ट साइन किया है, एक तरीके का अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने, जिसमें 8 to 7 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग मिल जाएगी इंडिया को, ठीक है। देन ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI ने हाईलाइट किया है कि इंडिया को सिल्वर प्रोसेसिंग एनहांस करनी चाहिए और अपने इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, फिनिश्ड सिल्वर के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए। तो ये आपकी कुछ इन शॉर्ट न्यूज थी। सो हमने इस सेशन के अंदर किए 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक के रेलेवेंट इकोनॉमिक करंट अफेयर्स।
जल्दी मैं आपके सामने हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फेब 2026 के इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, पूरे महीने के एक साथ एक ही सेशन में। सो स्टे ट्यून टिल देन। सेशन को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड आप अगर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप खुद को मेरे मेगा पैक में एनरोल कर सकते हैं, यानी पेपर 1 प्लस पेपर 2 का बैच। वो कैसे आप करेंगे उसके लिए मुझे 1 मिनट के लिए आप और फॉलो करिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देती हूँ। हमें यहाँ पर अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर जा करके ऑल कोर्सेज के सेक्शन में अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है यूजीसी। उसमें आप अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, एंड ये पर्पल कलर्ड बैच मेगा पैक पेपर 1 प्लस पेपर 2 को परचेज करने के लिए आप बाय नाउ पे जा करके ऑफर कोड अप्लाई करेंगे Y872। अप्लाई करने से मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट। आपके बैच का फाइनल प्राइस होगा 4599 एंड उसके लिए जो कोड यूज करना है दैट इज Y872। सो डू एनरोल योरसेल्फ इन बैच। अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक ऑल ऑफ यू।